होमोजीनियस। ओके, तो हम स्टार्ट करते, पहले इतना पोर्शन मैं आपको बताती हूँ, फिर कुछ हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमने क्या है मिक्सचर, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देयर आर, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें चीजें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगी हर जगह, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, दैट इज कॉल्ड, what is that called? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फिर जैसे हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनता है दो चीजों से, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट होता है लेसर क्वांटिटी में और सॉल्वेंट होता है ग्रेटर क्वांटिटी में। अब ये क्वांटिटी कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में, कि कितना मास ऑफ सोल्यूट हमने मास ऑफ सॉल्यूशन में पुट किया है। परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 हम कर देते हैं। ठीक है, या अगर दोनों चीजें सॉलिड स्टेट में हैं तो दोनों के लिए मास यूज होगा। अगर जो आपका सोल्यूट है वो सॉलिड है लेकिन जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, तो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज यूज होता है। और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में है तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी कंसंट्रेशन है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। अगर कम अमाउंट है तो वो लेस कंसंट्रेटेड हुआ, कम आएगी परसेंटेज। अगर ज्यादा सोल्यूट डाला है तो मोर कंसंट्रेटेड हुआ, ज्यादा आएगी परसेंटेज। ठीक है, तो ये हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि कितना सोल्यूट हमारे सोल्यूशन में है। और सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमें देखना होता है कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि 100 ml या 100 ग्राम्स में हमें चेक करना होता है कि कितना उसमें घुल गया है। देखो, अब ऐसा नहीं होता कि जो मर्जी सॉल्ट आप लो पानी में डिसॉल्व करो और वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए। कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी डाल दो सब सॉल्युबल हो जाएगा। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एक हद तक सॉल्युबल होते हैं लेकिन सारा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो मतलब हमें ये देखना है कि एक्सटेंट क्या है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितने ग्राम किसी सॉल्ट के 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, वो हमें सॉल्युबिलिटी बताता है। कुछ सॉल्ट्स लेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ मोर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपने सॉल्युबिलिटी कर्व्स भी देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे कि कैसे हमें सॉल्युबिलिटी कर्व से पता चलता है कौन सा सॉल्ट ज्यादा सोल्यूबल है, कौन सा सॉल्ट कम सोल्यूबल है। फिर मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने किए हैं। इसमें क्रिस्टलाइजेशन है कि आप क्रिस्टल्स बना सकते हो, दो सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए एक सब्सटेंस की क्रिस्टल बन जाएगी जो सोल्यूबल होगा, दूसरा वाला सेपरेट आउट हो जाएगा। डिस्टिलेशन है, दो तरह की डिस्टिलेशन है। अगर दो लिक्विड्स को सेपरेट करना है और उनका टेम्परेचर एटलीस्ट 25 डिग्री से डिफर कर रहा है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? अगर 25 डिग्रीज का डिफरेंस है दो लिक्विड्स में, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, और अगर लेस देन 25 डिग्रीज का डिफरेंस हो तो कौन सा डिस्टिलेशन यूज करते हैं लेस देन 25 डिग्रीज के लिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कब यूज करते हैं? जब दो लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करना हो जो आपस में मिक्स ही नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, अलग अलग लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत फिर भी मिक्स होता है पर फिर भी उसको एक सेपरेटिंग फनल होती है, उससे उसमें डाल के पूरा शेक करके उसकी दो लेयर्स बन जाती है और फिर उसका नॉब खोल के अलग अलग लिक्विड्स को ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन सिर्फ उनके लिए यूज होती है जिसमें
कोई चीज सब्लाइम हो रही हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो रही हो, उसकी इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन होता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन में डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन होती है कि किसी चीज की डेंसिटी जो है अगर कम लेस डेंस है तो वो ऊपर आ जाएगा। जैसे हम बटर मिल्क से बटर सेपरेट करते हैं, लस्सी से मक्खन सेपरेट करते हैं, तो मक्खन ऊपर ऊपर आ जाता है, लस्सी नीचे रह जाती है, जो जिसकी डेंसिटी, वो डेंसिटी के ऊपर डिफरेंस हो गया, वो मिक्सर में होता है। वैसे ही मिक्सी जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें डेंसिटी के ऊपर बेस्ड ये सेपरेशन हो जाता है। टेक आउट योर असाइनमेंट्स, हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो जो में कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेंगे। ओके, सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन ए। सेक्शन ए में कहता टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी, एक्स एंड वाई combine together to form a species P which contains both X and Y. X plus Y gives P. X and Y cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. Which of the following concerning the species X, Y and P are correct? Okay. ये कहता है दो केमिकल स्पीशीज हैं हमारे पास जो आपस में कंबाइन करें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। अगर किसी को आप सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते, बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, ऐसी चीज को आप बोलते हो कंपाउंड, ठीक है। तो ये कहता है which of the following concerning species X, Y and P are correct? First option is P is a compound, X and Y are compound, X and Y are elements, and P has a fixed composition. So क्या ऑप्शन मिलेगी इसकी? What is the correct option? कौन है कंपाउंड? इसने बोला एक्स एंड वाई को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपल उसमें, तो एक्स एंड वाई विल बी कंपाउंड। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड साथ में ये कहता कि पी के पास, हाँ जी, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं पी फॉर्म करने के लिए, तो पी की भी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी। तो इवन फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड chemical species combine together to form a product which contain both X and Y, and X and Y gives P, and X and Y cannot be broken down by simpler chemical reactions. Which of the following species X, Y and P? तो P will be the compound, X and Y भी नहीं। ये बोल रहा है कि ये सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। एक्स एंड वाई को हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते, और एक्स एंड वाई मिलके पी बना रहा है। सपोज करो आपके पास H2 है और O2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सिंपल रिएक्शन से, फिजिकल मेथड से नहीं आप ब्रेक कर सकते हो ये गैसेस को, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर है ये कंपाउंड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है विच इज गिविंग यू कंपाउंड, जिसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशो में कंबाइंड है, एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइंड है। सो वी कैन से कि जो X एंड Y है वो एलिमेंट्स है और P की फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है,
और इससे हमारी ऑप्शन जो बन सकती है दैट विल बी 1, 3 एंड 4, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन में कि x एंड y हमारे एलिमेंट्स हैं और p हमारा कंपाउंड है जिसकी एक फिक्स्ड रेशियो है, और इसको हम नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखो, ब्रास इज अ टाइप ऑफ डैश सॉल्यूशन। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज अ ब्रास? क्या बोलते हैं ब्रास को? इट इज एन अलॉय। ठीक है, किस तरह का अलॉय है? जिसमें दो सॉलिड जो हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं। सनफ्लावर में ये बच्चा खड़ा क्यों है बेटा? व्हाई आर यू स्टैंडिंग? मैम ने खड़ा किया है। अच्छा ठीक है, शरारत कर रहे थे क्या? चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। सो ब्रास इज अलॉय जिसमें दो सॉलिड्स आपस में कंबाइन करते हैं। किस चीज से बनता है ब्रास, बता सकते हो? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, okay, come to third question. Powdered alum is added to muddy water and the mixture is stirred. Which sequence of events correctly describes what happens next? पढ़ो जरा स्टेटमेंट और चूज करो कौन सा सही है। एलम होता है जिसको हम हिंदी में फिटकरी भी बोलते हैं, ये इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने के लिए यूज होता है। मडी वाटर में अगर इसको सस्पेंड कर दिया जाए, थ्रेड से ऐसे सस्पेंड कर दो, तो यू कैन सी कि जो इम्प्योरिटीज हैं दे स्टार्ट स्टिकिंग टू द एलम। ठीक है, सो आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट इज फाइन पार्टिकल्स scatter light, alum dissolves and water turns clear on its own. अब यहाँ पर लाइट का ओके ये बोल रहा है कोलॉइडल सोल्यूशन का, लेकिन आपके पास मडी वाटर है, मडी वाटर कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एलम कॉजेज फाइन particles to clump together, larger clumps settle by gravity, clear water can be decanted. हाँ जी, एलम क्या करता है? जब एलम को मडी वाटर में आप पुट करते हो तो बड़े बड़े जो क्लम्प्स हैं, मडी वाटर में मड होगा ना, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो एलम के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो और जब स्टिक कर जाएंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो आप उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो। तो थर्ड का आंसर होगा बी। ठीक है, कि एलम क्या करता है? फाइन पार्टिकल्स को खुद पे स्टिक करा देगा, बड़े वाले पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन होने देगा, और फिल्टर करके आप उसको सेपरेट कर सकते हो। सेक्शन बी पे आओ। सेक्शन बी है assertion रीजन। assertion की स्टेटमेंट है alloys are considered mixtures not compounds, कि alloys जो हैं वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है बेटा? मिक्सचर में जो आपकी कॉम्पोजिशन है दो चीजों की वो फिक्स्ड नहीं है, कि आप कोई भी चीज कितनी भी ले सकते हो। लेकिन जो कंपाउंड है, कंपाउंड में दो चीजें जब कंबाइन करती हैं तो उन दोनों चीजों की फिक्स्ड रेशो होती है। ठीक है, सो अलॉयज में कोई परसेंटेज एकदम फिक्स नहीं होती कि हाँ जी आपको इतना ही परसेंट। जैसे आप गोल्ड का अलॉय आप बनाते हो, गोल्ड 24 कैरेट्स का प्योर गोल्ड होता है। ठीक है,
तो उसके जो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते हैं। तो आप उसमें कितना भी कॉपर ऐड करके या सिल्वर ऐड करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो तो वो अलॉय बन जाता है। जब गोल्ड में कोई और मेटल कॉपर या सिल्वर डालोगे तो वो अलॉय बन जाएगा। लेकिन ये कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होती कि इतना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। वो कोई फिक्स्ड नहीं है रेशो, वो आपकी चौथी है। उसमें जितना ज्यादा डालोगे उतना उसका कैरेट कम हो जाता है। 24 कैरेट प्योर है, 22 कैरेट के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, डायमंड वाले 18 कैरेट के भी। तो आप वेरी कर सकते हो उसकी परसेंटेज। तो इसीलिए अलॉय को मिक्सचर बोला जाता है, कंपाउंड नहीं, ठीक है। अलॉय इज नॉट अ कंपाउंड क्योंकि उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती है। और रीजन है alloy retain their properties of their constituent metals and have variable composition, ठीक है। अब alloy में जो चीजें हैं वो केमिकली कंबाइन भी नहीं करती हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपने मिक्स की हैं, कोई नई चीज नहीं बनी है। कंपाउंड में नई चीज बनती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कॉपर और सिल्वर का या गोल्ड या सिल्वर का अलॉय बना रहे हो तो ये जो आपके पास मिलेगा उसमें गोल्ड की भी चीज होगी और सिल्वर की भी चीज होगी, दोनों चीजें हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। लेकिन जैसे आपने H2 और O2 लेके वाटर बनाया तो H2 की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, O2 की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और जब ये कंबाइन करके वाटर बनाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, समझे। तो अलॉय में सिर्फ वो कंबाइन करते हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें होती है। लेकिन कंपाउंड में जब दो चीजें मिलती है तो एक नई चीज बनती है। उसमें कोई नई चीज नहीं है, इसमें गोल्ड भी है सिल्वर भी है उसी फॉर्म में। ये वाटर ना, इसमें हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी ना ऑक्सीजन गैस, ये दोनों का कंबाइन करके एक नई चीज बन गई है, ठीक है। और इसकी एक फिक्स्ड रेशो है लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती है, राइट। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। आप बता सकते हो कौन एग्जिबिट करता है टिंडल इफेक्ट। तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस होते, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। बताओ जरा टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, बोलो। क्या बोल रहे हो। टिंडल इफेक्ट शो करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये शो करता है टिंडल इफेक्ट क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं, ट्रू सॉल्यूशन के जितना भी नहीं। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। सस्पेंशन में ये पार्टिकल साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट के लिए ये पार्टिकल साइज होना चाहिए, तभी लाइट अच्छे से स्कैटर होती है, ठीक है। और इसका रीजन दिया है the particles in solution larger than 100 nanometer so they cannot scatter light. This is not true. आपका जो सॉल्यूशन है टिंडल इफेक्ट तभी शो कर सकता है अगर वो इसके बीच में हो, तो 100 नैनोमीटर इसके बीच में है और वो स्कैटर कर सकता है लाइट को। तो फिफ्थ में असर्शन ट्रू है, मार्क करो आंसर ध्यान से। फिफ्थ में assertion is true but reason is false. फिर आता है सिक्स्थ,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चूज करके दिए, इनको बहुत ध्यान से करो। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉयज वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अलॉय एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। इस ऐसा सही क्वेश्चन किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं असर्शन रीजन के फॉर्म में ही हो, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में भी दे सकते हैं कि अलॉयज इज अ मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, और होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, filtration alone cannot completely clean very fine muddy water। ये कहता अगर बहुत गंदा पानी हो तो सिर्फ फिल्टरेशन से साफ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी घोली और आप फिर फिल्टर पेपर से करो तो वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ फिल्टरेशन से मडी वाटर साफ नहीं हो सकता, दिस इज ट्रू। सिक्स्थ का assertion is true। रीजन कहता very tiny suspended particles may pass through filter paper। ये जो 1 नैनोमीटर के अराउंड पार्टिकल्स होते हैं ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। जैसे जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है ना, कोलॉइडल सोल्यूशन क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर अगर पार्टिकल का साइज हो तो उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब कोलॉइडल सोल्यूशन अगर आप लेते हो, और जैसे मिल्क कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो ऐसा थोड़े ना कि मिल्क को आप फिल्टर पेपर से पास करोगे और वो पानी बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कोलॉइडल सोल्यूशन को आप फिल्टर पेपर से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब मिट्टी जब आपने घोली है किसी कंटेनर में, तो उस मिट्टी के अगर बड़े बड़े लम्प्स होंगे तो वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। उनको आप फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट कर सकते। तो सिक्स्थ की स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो भी सही है कि फिल्टर पेपर से आप नहीं सेपरेट कर सकते हो। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ए आ जाएगा 6 का ए, तो 4 का भी ए है, फिफ्थ का असर्शन ट्रू, रीजन रॉन्ग है, जो सी हो जाएगा। सिक्स्थ का फिर से ए है, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन सी पे। इसमें है फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखना अब इसको। इसमें बोला 10 ग्राम सॉल्ट है आपके पास, जिसको आपने डिसॉल्व किया है 90 ग्राम्स वाटर में, और आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या है, ये आपका सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट है 10 ग्राम्स, सोल्यूशन कितना हुआ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 100 इनटू 100, ये आ जाएगा 10%। लिखो इसको फटाफट। आप जो डिसॉल्व करते हो जो कम क्वांटिटी में है वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व करते हो वो सॉल्वेंट होता है। इन दोनों को मिला के जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है, और मास परसेंटेज के फॉर्मूला में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये करना होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद करना है आपने, करो फटाफट।
किया बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहता है आपके पास 5 ग्राम ग्लूकोज है, आपने इसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में। तो मास ऑफ सल्यूट है ग्लूकोज, कम क्वांटिटी में जो है, और सॉल्वेंट है आपके पास वाटर। इसने बोला है 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100। ये टोटल जो है ना, ये नहीं है सॉल्वेंट। इसने बोला है कि इसको वाटर में डिसॉल्व किया है ताकि 100 ml सोल्यूशन बन जाए। तो आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम इसमें गिवन है, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया 5, और 100 आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, और इनटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा। मतलब समझ आया इसका? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि 5 ग्राम ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करके टोटल 100 ml सोल्यूशन बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं आपको 5th क्वेश्चन करवा देती हूँ। ये है सजेस्ट द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो आपको अलग अलग मेथड्स बताने हैं इनको सेपरेट करने के लिए। जैसे पहला है नैफ्थलीन एंड सॉल्ट। तो जैसे जो नैफ्थलीन है वो सबलाइम करता है, तो जो चीज सबलाइम कर सकती है हम उसके लिए सब्लिमेशन मेथड यूज करते हैं। राइट डाउन। जिनको नहीं आता प्लीज लिखो, जिनको आता है मुझे आंसर बताओ। नेक्स्ट इज सॉल्ट एंड वाटर। इसको आप क्रिस्टलाइजेशन या वैसे इवेपोरेशन से भी कर सकते हो, पर क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। थर्ड इज ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। इसके लिए आपके उसमें एक हैंड वाली सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन भी बनी हुई है। ये सेपरेट होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। फिर नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स हो गए कलर। कलर की सेपरेशन हम करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का मतलब ही कलर होता है। तो जब आपको कलर सेपरेट करने हो तो हम उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। फिर है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर को हम सेपरेटिंग फनल यूज करके इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो हमने किया था कि इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं। फिर है मड फ्रॉम मडी वाटर।
इसको हम फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आई शुड सी एवरीबडी राइटिंग। जो नहीं दिख रहे मैं उनसे पूछूंगी अभी फिर। आई कैन सी सम स्टूडेंट सिटिंग आइडल। या तो आपको आंसर आता है, अगर नहीं आता है तो लिखो। नाइन्थ लोटस, ये थर्ड रो में सेंटर में जो स्टूडेंट बैठा है, बेटा आप नेक्स्ट बताओगे मुझे, हाउ कैन यू सेपरेट chalk powder and water? How can you separate chalk powder and water? By using formula By using mass of solute upon सेपरेशन के लिए फॉर्मूलाज नहीं लगते, मेथड लगते हैं। चॉक पाउडर और वाटर को सेपरेट करने के लिए फिल्टरेशन होगा यूज। बैठो और अपने साथ वाले स्टूडेंट को सेंड करो। साथ वाले स्टूडेंट जो भी है, हाँ प्लीज जो आप आओ जरा। हाँ जी बेटा, हाउ कैन यू सेपरेट परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स? बोलो। जब से मैं 10 बार बोल चुकी कि लिख लो जो मैं बता रही हूं। यू वर सिटिंग आराम से, बस ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठो। एक्सट्रैक्शन ऑफ परफ्यूम्स फ्रॉम फ्लावर्स इज डन यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन से परफ्यूम सेपरेशन करते हो आप फ्लावर से। ठीक है, चलो बाकी अपने आप ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपके दूसरे टीचर आपको ज्वाइन करेंगे।